Hello students, welcome to today's newspaper analysis. So let us start with the Tribune today. So on the first page of Tribune there is a headline saying SFJ's Pannu among 9 declared terrorists. So government of India ने US based इंडिविजुअल हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू और उनके साथ 9 जो खालिस्तान सपोर्टर एक्टिविस्ट्स हैं उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, जिनमें वधावा सिंह बब्बर, लखबीर सिंह, रंजीत सिंह, परमजीत सिंह, भुपिंदर सिंह पिंदा, गुरमीत सिंह बग्गा, हरदीप सिंह निज्जर, परमजीत सिंह एंड गुरपतवंत सिंह पन्नू। कौन से एक्ट के तहत किया गया? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो हमारा मुद्दा ये है कि ये एक्ट क्या है, इस एक्ट को समझना जरूरी है। ये जो लोग हैं ये एक एक्टिविटी खालिस्तान 2020 रेफरेंडम करके ये एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे थे। तो ये लोग टेररिस्ट आउटफिट्स को बिलोंग करते हैं, तो इनको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA 1967 का एक्ट है, एम्ड एट इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशन इन इंडिया। तो कोई भी एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड अगेंस्ट इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, उनको कर्ब करना और उन एक्टिविटीज के पीछे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको पकड़ना, ताकि वो ऐसी एक्टिविटीज को फर्दर प्रमोट ना कर सकें। ये इस एक्ट का मेन काम है। देन ट्रिब्यून के पेज नंबर 6 के ऊपर एक टाइटल हेड है फ्री राशन फॉर पुअर, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जो एक्सटेंशन है नवंबर तक, उसके बारे में बताया गया। साथ में ही इसके पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे लिए कि डेटा कंपाइल्ड बाय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने यह बताया है कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 17.71% इन फर्स्ट वीक ऑफ जून से 7.62% इन जून लास्ट वीक तक आ गया। अब इसके पीछे का रीजन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दिस ड्रॉप इज एट्रीब्यूटेड टू ए शार्प इंक्रीज इन द डिमांड फॉर वर्क अंडर MG नरेगा एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग द ऑनगोइंग खरीफ सीजन। तो यहां से हमें MG नरेगा जैसी स्कीम की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलता है। तो एक अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिखने के लिए, द अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट हैज ऑल्सो गॉन डाउन एंड बट इट रिमेन्स रिलेटिवली हाई एट 10.69%। ऑब्वियसली जो अर्बन इकोनॉमी है वो ज्यादा इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है और इंडस्ट्रीज के अंदर अभी ज्यादा एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है बहुत सारे पार्ट्स में, इस वजह से ये फिगर नजर आ रही है। दैट्स वेयर द सेंटर एंड द स्टेट्स शुड इंटरवीन प्रॉम्प्टली विद रेमेडियल मेजर्स। देन वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में, इंटेंडेड टू बेनिफिट पीपल वर्किंग इन अदर स्टेट्स। तो इसके बारे में बताया गया कि आप एक राशन कार्ड लेके इंडिया में कहीं भी जाएंगे, बायोमेट्रिक्स या आधार के थ्रू, आपके आइडेंटिफिकेशन के थ्रू आप अपने बेनिफिट्स जो है वो किसी भी फेयर प्राइस शॉप से अवेल कर सकते हैं। तो इट्स ए गुड मूव, जिसमें एक राइटियस क्लेम बनता है एक इंडिविजुअल का उस फूड के ऊपर, वो अवेल कर पाएंगे कहीं पर भी। देन ऑन पेज नंबर 10, Hong Kong erupts over new security law, 300 held। चाइना की पार्लियामेंट ने जो नया हांगकांग के साथ जुड़ा हुआ सिक्योरिटी लॉ है उसको पास कर दिया। बहुत तरह तरह के रिएक्शंस भी दुनिया में से आ रहे हैं। हांगकांग के अंदर बहुत ज़बरदस्त इसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट हुए हैं। हांगकांग जो है आप कह लीजिए कि चाइना के हाथ में आया 1997 में। एक्चुअली में जब ब्रिटेन ने चाइना को इसको हैंडओवर कर दिया था, और हांगकांग एक ऐसी जगह है जहां पर चाइना की टिपिकल कम्युनिस्ट विचारधारा या वर्किंग मॉडलिटीज काम नहीं करती। यहां पर डेमोक्रेसी है कंपैरेटिवली, तो जो प्रो डेमोक्रेसी पीपल हैं
उन्होंने ये जो प्रोटेस्ट हैं ये आप लगा लीजिए जून 2019 से चल रहे हैं, क्योंकि चाइना इंटरवीन करना चाहता है इन डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स के साथ जो कि हांगकांग के अंदर लागू होते हैं। तो उस वजह से ये नया एक लॉ लाया गया जिसमें अगर कोई भी इंडिविजुअल चाइना में हांगकांग में कोई भी एंटी चाइनीज प्रोटेस्ट के अंदर शामिल भी होता है तो उसके ऊपर सिडिशन के लॉज लगाए जा सकते हैं और उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। देन यूएस सिक्योर्स नियरली एंटायर वर्ल्ड स्टॉक ऑफ ड्रग रेमडेसिविर। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है और गाइलीड साइंसेस जो है वो इसका एक मेजर प्रोड्यूसर है और यूएसए ने इसको बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक किया है और इसलिए कि जो एमर्जिंग वहाँ पर सिचुएशन है, एमरजेंसी सिचुएशन है, उसको हैंडल किया जा सके और दुनिया में इस ड्रग की कमी जो है वो यूएसए की इस स्टॉक पाइलिंग की वजह से हो सकती है। और यूएसए का ये जो मूव है वो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी ड्रॉ कर रहा है कि अगर इंडिया जो है वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को शेयर कर सकता है तो रेमडेसिविर ड्रग की जो अवेलेबिलिटी है उसको यूनिवर्सलाइज करने की बजाय यूएसए उसको स्टॉक पाइल कर रहा है। इट इज नॉट ए गुड मूव। देन फार्मा फर्म्स इन ए फिक्स एज कॉल टू बॉयकॉट चाइना गुड्स गेट्स लाउडर। और हमारे यहाँ पर जो चाइनीज गुड्स के अगेंस्ट मूवमेंट चल रही है इट्स ए गुड डेवलपमेंट, लेकिन अगर हम ये कहें कि हम ओवरनाइट चाइना से मुक्ति पा सकते हैं इट इज़ नियर इम्पॉसिबल, क्योंकि चाइना का जो सिस्टम है वो बहुत डीपली इनग्रेन्ड है हमारी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो यही फार्मा एक्टिविटी कह रही है कि इन फार्मा फर्म्स कह रही हैं इन ऑर्डर टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट वी हैव टू स्टार्ट बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कि हमें जो रॉ मटेरियल की सप्लाई साइड है उसको भी इंश्योर करना पड़ेगा। हमारी फार्मा इंडस्ट्री चाइना के ऊपर रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट केमिकल्स या प्रिपेयर ड्रग्स के ऊपर के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो हमारे पास अभी इस तरह की बैक एंड पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि हमें कम से कम 5 साल लगेंगे सेल्फ सफिशिएंट होने में। देन जीएसटी मॉपअप इन जून डिप्स 59% इन Q1। तो जीएसटी की कलेक्शन जो है वो घटी है जून में 90,970 करोड़, अप फ्रॉम 62,009 करोड़ मॉप्ड अप इन मई एंड रुपीज 32,294 करोड़ इन अप्रैल। मतलब अप्रैल से यहाँ तक आए तो बढ़ता हुआ डेफिनेटली नजर आ रहा है, लेकिन अगर पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो 9% जो है वो ओवरऑल ईयर टू ईयर बेसिस पर इसका डिफरेंस जो है वो हमें जो है इस समय नजर आ रहा है। और इट वाज डाउन 62% इन मई एंड फेल 28% इन अप्रैल। और जीएसटी कलेक्शन ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, अगर पूरे क्वार्टर की बात करें तो 59% जो है वो घटा है एज कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। लॉकडाउन इसके पीछे जो है वो एक मेन वजह जो है बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टॉल्ड हुई थी ये उसका रिजल्ट है। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसने हमारे यहाँ पर जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती थी बहुत सारी स्लैब्स की, उनको सबस्यूम कर लिया और एक टैक्स जो है वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी के तहत लगाया गया। देन वर्ल्ड बैंक टू गिव 5600 करोड़ सपोर्ट टू कोविड हिट एमएसएमईज। तो India will borrow nearly 750 million, 56 crores more from the World Bank to support the vulnerable section affected by the lockdown. The funds for the latest tranche of support will come from the World Bank's MSME Emergency Response Program to address the immediate liquidity and credit needs of some 15 lakh viable, जो viable बची हैं, MSMEs to help them withstand the impact of the crunch shock and protect millions of jobs. और इसी टाइटल हेड के अंदर पेज नंबर 12 के ऊपर बताया गया है द वर्ल्ड बैंक हैज सो फार कमिटेड 2.75 बिलियन, मतलब अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ रुपीज टू सपोर्ट इंडिया कोविड-19 रिस्पॉन्स, जिसमें से पहला 1 बिलियन इमरजेंसी सपोर्ट था फॉर इमीडिएट सपोर्ट टू इंडियाज हेल्थ सेक्टर। एक और बिलियन जो था was approved for cash transfer and food benefits. The latest loan will have to be paid in 19 years, including a 5-year grace period. So, in another decision, the World Bank enhanced its support to नमामि गंगे। नमामि गंगे के बारे में मैं कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में बता चुका हूँ।
program with 400 million loans to stem pollution and strengthen river basin management. India has already borrowed $1.5 billion from Asian Development Bank and will soon get another 750 millions. India has also borrowed 2.25 billion, लगभग 17,000 करोड़ रुपए from two China-led multilateral banks. France and Germany too have lent a little less than 5,000 crore to support PM गरीब कल्याण योजना. तो इस तरह से इंटरनेशनल सपोर्ट जो है वो इंडिया को काफ़ी सारी मिल रही है अपने कोविड रिस्पांस के साथ. तो यहाँ से भी हमारी फॉरेन पॉलिसी की एक सक्सेस स्टोरी जो है वो बनती हुई नज़र आती है. तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं जब भी आप कभी फॉरेन पॉलिसी के बारे में लिखें और इंडिया की ग्लोबल इंटीग्रेशन के बारे में लिखें. देन ट्रिब्यून के पेज नंबर 10 के ऊपर द एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड द सेंट्रल जू अथॉरिटी टू इंक्लूड एन एक्सपर्ट फ्रॉम द स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली एंड ए मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट. जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है चेयर्ड बाय एनवायरमेंटल मिनिस्टर एंड टास्क्ड विद रेगुलेटिंग जूज अक्रॉस द कंट्री. तो सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में आपको बता दूं ये बॉडी 1992 में बनाई गई थी और सेक्शन 38A ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये बॉडी जो है वो बनाई गई. वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियंस के साथ इंडिया ये एफिलिएट मेंबर है और जूज को ओवरसाइट करना और वहां पर एनिमल एनक्लोजर्स की क्वालिटी का ध्यान रखना, मैनेजमेंट का ध्यान रखना, ब्रीडिंग रिकॉर्ड का ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन पॉल्यूशन का ध्यान रखना. तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है जूस को एक प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करने के लिए ये बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है. उसके बाद हिंदू के ही पेज नंबर 11 के ऊपर मोर प्राइवेट ट्रेन सून ऑन ट्रैक इनिशिएटिव सीक्स टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी. आपने लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस का नाम सुना होगा. ये एक प्राइवेट ट्रेन थी, इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन जो है ये चलाई गई. तो इस बार रेलवे ने रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशंस मांगी हैं फॉर ऑपरेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज ऑन ओवर 100 रूट्स तो विद 150 मॉडर्न ट्रेन्स. तो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि हम प्राइवेट सेक्टर को भी रेलवे ऑपरेशंस के साथ जोड़ रहे हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ाई जा सके. द मिनिस्ट्री ऑफ 30,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट जो है वो इस इनिशिएटिव से हो सकती है और मिनिमम 16 कोचेस की जो है वो इसमें रिक्वायरमेंट जो है वो रखी गई है. तो हमारी इंडिया की जो ग्रोइंग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि हम प्राइवेट सेक्टर की जो कैपेसिटी है, जो इनोवेशन है, उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं ताकि हम अच्छी से अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो है वो पैदा कर सके. और यहां पर यह भी बताया गया है द ऑपरेशन ऑफ द ट्रेन्स बाय द प्राइवेट एंटिटी शैल कंफर्म to the key performance indicators like punctuality, reliability, upkeep of the trains, with traffic earnings dropping by whooping 58% in the pandemic scenario. The railway, as part of an elaborate cost-cutting plan, has decided to allow sponsorship of trains and stations. Sponsorship with suitable branding of the trains, stations, and use of CSR, corporate social responsibility, for cleaning activity may be explored for resultant savings in expenditures. तो NGOs जो है इसमें जुड़ सकती हैं क्लीनिंग एक्टिविटी के साथ और इस तरह की नई नई चीजें जो हैं वो इस समय हमारी गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है. देन Merkel urges European Union to prepare for possibility of no deal Brexit. So first of all, let us try to understand what this Brexit is. So Brexit is the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. जून 2016 में एक यूके में रेफरेंडम हुआ, मतलब जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 52% लोगों ने ये माना कि हमें यूरोपियन यूनियन को छोड़ देना चाहिए और अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि हम मार्च 2017 में यूरोपियन यूनियन को छोड़ देंगे. यूरोपियन यूनियन को जो छोड़ने का कारण है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं प्राइमरली, तो ये छोड़ना चाहते हैं.
लेकिन छोड़ने की नियम, कायदे, कानून, शर्तें क्या होंगी उसके ऊपर डील बनती हुई अभी नजर नहीं आ रही है। और ये जो ब्रेक्सिट का प्लान है वो डिले होता गया, 3 बार डिले हुआ और अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया था कि अर्ली 2020 में बोरिस जॉनसन जब यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा था कि हम अर्ली 2020 में जो डील है उसको फाइनल कर लेंगे कि हम किन शर्तों पर जो है वो छोड़ेंगे यूरोपियन यूनियन को, हमारे फ्यूचर में जो रिलेशनशिप्स हैं वो किस तरह से रहेंगे। लेकिन इस समय यहां पर जो शब्द आया नो डील ब्रेक्सिट, व्हाट इज दिस नो डील ब्रेक्सिट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लीन ब्रेक ब्रेक्सिट. It is a potential withdrawal of UK from the European Union without a withdrawal agreement. So this is what has been called as the no deal Brexit. Then a small information about European Union. European Union एक political और economic organization है 27 member countries की, जो कि mainly यूरोप के अंदर जो है वो located है। इन्होंने एक सिंगल इंटरनल मार्केट सिस्टम, अंदर इनके कानून, नियम, कायदे, कानून एक जैसे हैं। इन्होंने अच्छी मार्केट की इंटीग्रेशन की है, एक ही तरह की यूरो नाम की करेंसी को इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल विद इन दिस इंटरनल मार्केट। तो इस तरह से ये चल रहे हैं। ट्रेड की इंटीग्रेशन, एग्रीकल्चर, फिशरीज, रीजनल डेवलपमेंट की इंटीग्रेशन। तो इस तरह से ये सिस्टम जो है वो चल रहा है यूरोपियन यूनियन का। और ब्रिटेन इन्हीं मुद्दों पर इसको छोड़कर जाना चाहता है। और इसकी जो फॉर्मेशन है वो हम ट्रीटी ऑफ रोम 1958 से जो है वो इसका हिस्ट्री जो है वो हम समझ सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट यूरोपियन यूनियन। Then let us come to the editorial part of the Hindu. आज यहाँ पर 3 आर्टिकल्स हैं। लैक्स ऑन सेफ्टी, ऑन नाइवेली एंड वाइजैग डिजास्टर। आपको पता है कि वाइजैग में जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड और स्टाइरीन गैसेस का लीकेज हो चुका है। तो यहाँ से ये व्हाट दिस आर्टिकल इज ट्राइंग टू से दैट, हम इसको जनरल स्टडीज 2 में भी पढ़ सकते हैं, हम इसको जनरल स्टडीज 4 एथिक्स के पेपर में पढ़ सकते हैं। खासतौर पर गवर्नेंस वाले सेक्शन में गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स के साथ हम इसको जोड़ के जो है वो पढ़ सकते हैं। और तमिलनाडु में ऐसा हादसा हुआ, आंध्र प्रदेश में ऐसा हादसा हुआ, लोग इसके अंदर मारे गए। और मुद्दा क्या है? जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं लैक्सिटी है, कहीं ना कहीं पर कमी है। अभी बॉयलर ब्लास्ट हुआ नावेली थर्मल पावर स्टेशन के अंदर। विशाखापट्टनम या वाइजैग में फार्मास्यूटिकल प्लांट में से जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रिसाव हुआ। यहीं पर पॉलीस्टाइरीन, एलजी पॉलीमर्स में से जो है वो उसका रिसाव हुआ। और लेकिन हमारे यहाँ रिड्रेसल की कमी है। ये आर्टिकल इस बात के ऊपर बता रहा है कि हमारे यहाँ पर मेंटेनेंस और ऑपरेशनल प्रोसीजर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके लिए हमारे पास जो है वो स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है। अपग्रेड टू सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। और सेंटर और स्टेट कंपनसेशन जो है वो अनाउंस करती हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना और रिफॉर्म्स को लाना, इसमें लैक्सिटी है, इसमें कमियां हैं। ये एक्सीडेंट्स प्रिवेंटेबल हो सकते हैं। इंडस्ट्री के फाउंडेशन से ही सेफ्टी प्रिंसिपल्स की इंटीग्रेशन होनी चाहिए। हमारे देश में लो प्रायोरिटी दी जाती है इन लॉज और प्रोटोकॉल्स को, जिसकी वजह से ऐसे डेडली इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उनको बचाने के लिए और इस तरह का जो ह्यूमन लाइफ का लॉस है उसको रोकने के लिए हमें बेटर तरीके से लॉज और प्रोटोकॉल्स को डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा आर्टिकल है प्रॉमिस एंड डिलीवरी ऑन इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन। कोवैक्सीन का नाम आपने सुना होगा।
और इसमें जो है वो भारत बायोटेक, आईसीएमआर ने मिलकर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर वायरोलॉजी पुणे की इन्वॉल्वमेंट के साथ इसका जो है वो डेवलपमेंट किया गया। और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है उन्होंने इसके फेज 1 फेज 2 के ट्रायल्स की परमिशन जो है वो दे दी। और सेफ्टी और एफिकेसी के जो रिजल्ट्स हैं वो माइस, रैट्स और रैबिट्स के ऊपर टेस्ट किए गए थे। तो इनएक्टिवेटेड नोवल कोरोना वायरस का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाएगा। और इंडिया में इसकी जो है इस समय काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वर्ल्ड ओवर रिसर्च जो है वो चल रही है। और द ओवरऑल एम ऑफ दिस आर्टिकल इज that safety aspect is paramount. Safety of these kinds of vaccines must be ensured. और प्रॉपर टेस्टिंग के बाद और ह्यूमन ट्रायल्स को बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट करने के बाद ये वैक्सीन्स जो हैं वो मार्केट के अंदर आनी चाहिए। जैसे चाइना के अंदर यहां पर एक एग्जांपल दी है कि चाइना ने सेफ्टी प्रोटोकॉल को भी बाईपास किया। चाइना की कैंसिनो बायोलॉजिक्स की एक कोविड-19 वैक्सीन है जिसको मिलिट्री यूज के लिए अप्रूव किया गया है फॉर 1 ईयर। और ये कहा गया कि पोटेंशियल टू प्रोटेक्ट है। और लेकिन इसमें वैक्सीन अवेलेबल करवा दी गई टू द मिलिट्री इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल। तो इस तरह के ट्रेंड्स को कर्ब करना चाहिए ग्लोबली। उसके बाद तीसरा है रिफॉर्मिंग इंडियाज डिजिटल पॉलिसी। ऑब्वियसली इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। रीजन बीइंग कोविड-19 के दौरान हमने देखा है कि डिजिटल सर्विसेज का बहुत ज़बरदस्त जो है वो पेसअप हुआ है। तो रिसेशनरी ट्रेंड्स हैं, रिसेशन आ रही है, उसको रिवर्स करने में बहुत ज़्यादा जोर लगेगा हमारी इकोनॉमी का। एफडीआई जो है इस समय घट रही है। और जहां तक हम बात करें वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की, तो यही आर्टिकल बताता है कि एफडीआई डेवलपिंग एशियन इकोनॉमीज में 45% घट सकती है। लेकिन ये आर्टिकल बताता है कि डिजिटल सर्विसेज एक ऐसा सेक्टर है जो कि इस पूरे ट्रेंड को, इस फॉलिंग एफडीआई और रिसेशनरी ट्रेंड्स को जो है वो डेफिनेटली अपोज कर रहा है। तो डिजिटल सर्विसेज जो हैं वो इस 21st सेंचुरी में इकोनॉमी का क्रिटिकल हिस्सा होने वाले हैं। तो डिजिटल सर्विसेज आर फिलिंग गैप्स, ये बहुत अच्छी लाइन इसके अंदर लिखी है, आप नोट कर सकते हैं। और ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ कॉमर्स हो, सर्विस डिलीवरी हो, एजुकेशन हो, उसका एक नया मीडियम बन रही हैं ये डिजिटल सर्विसेज। तो बहुत मल्टीपल सेक्टर्स, हेल्थ केयर, रिटेल, फाइनेंस, एजुकेशन, सर्विस इंडस्ट्री, सब डिजिटल होती जा रही है। तो बहुत रिकॉर्ड लेवल्स पर इन्वेस्टमेंट्स डिजिटल इंडस्ट्री के ऊपर हुई हैं। इंडिया भी एक आइडियल डेस्टिनेशन है और इसका एक अनडिनाइबल पोटेंशियल है फॉर इनोवेटिव होम ग्रोन स्टार्टअप्स। तो ये इंडस्ट्री हमारे होम ग्रोन स्टार्टअप्स के लिए भी एक अच्छा मौका दे रही है। तो इस इंडस्ट्री को टैप करना, इसके पोटेंशियल को टैप करना, इसको ध्यान में रखते हुए अच्छी पॉलिसीज का निर्माण करना। और 3 पेंडिंग रिफॉर्म्स। पहला, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ये जो सेफ्टी का कंसर्न रहता है कि पर्सनल डेटा लीक हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। ई कॉमर्स पॉलिसी, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये ई कॉमर्स का, दिस इज ई कॉमर्स, तो इसको और ज्यादा ट्रांसपेरेंट, डिपेंडेबल, अकाउंटेबल बनाने की पॉलिसी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट, इन तीनों एक्ट्स के अंदर हमको चेंजेस करने पड़ेंगे। डेटा प्राइवेसी के ऊपर काम करना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बचाना पड़ेगा ताकि इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के विरुद्ध ना हो।
एफडीआई एनकरेज करनी पड़ेगी और हम ग्लोबल लीडर बन के उभर सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में। बायलेटरल रिलेशनशिप्स को इंडिया को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल सर्विसेज के पोटेंशियल को और जो है वो बढ़ा चढ़ा के उसका इस्तेमाल कर सकें। जो बड़े आईटी जायंट्स हैं, दुनिया के टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं, उनके साथ हमें अपने रिश्ते अच्छे बनाने पड़ेंगे। डिजिटल सर्विसेज इश्यूज बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट में यूएसए के साथ पेंडिंग पड़े हैं, उनके ऊपर जल्दी से जल्दी काम करना चाहिए। तो हमें आर्किटेक्चर ऑफ डिजिटल सर्विसेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसकी डिजिटल सर्विसेज और इस डिजिटल वर्ल्ड की फुल रेंज इंप्लीकेशंस को समझकर अपनी पॉलिसीज को डिवाइस करना पड़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए नई पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। इनोवेशन को प्रमोट करना पड़ेगा। और अगर हमने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो डिजिटल सर्विसेज एक बहुत ट्रम्प कार्ड के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। G20 नेशंस को हमने होस्ट करना है 2022 में, और तब तक जो है वो हम गुड गवर्नेंस इन डिजिटल स्फीयर, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। और हम एक ट्रू ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर सकते हैं अगर हम डिजिटल पॉलिसी के साथ अच्छा न्याय कर पाएं और इसकी डेवलपमेंट के लिए अच्छे एफर्ट्स कर पाएं। तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। तो दिस वाज फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली ड्रॉप किया कीजिए। आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक्स अ लॉट। कीप विजिटिंग अवर चैनल, कीप स्प्रेडिंग अवर चैनल। स्टे सेफ, स्टे इनसाइड। हैव अ गुड डे।